नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी क्लास 10th के अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण पर्सन। तो आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के जो महत्वपूर्ण पर्सन है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो महत्वपूर्ण है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बहुत जल्दी से बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है, इनको आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और इनकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपने अभी तक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां पर जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पर्सन है उसको साथ में ही सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं और जल्दी जल्दी इसको देखने वाले हैं ताकि हमारी अर्धवार्षिक की तैयारी है बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारा जो पहला पर्सन दिया हुआ है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होता है। तो 26 और 91 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हम दोनों का ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, आप गुणनखंड करेंगे 26 के, तो 26 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 × 13 और 91 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 × 13। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13, तो 13 इसका क्या हो जाएगा 13 इसका हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 13। ठीक है, आप इसके गुणनखंड करके देखेंगे तो दोनों में जो कॉमन आती है वो हमारी क्या होती है एचसीएफ होती है। दूसरा देखो, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संख्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, एक लिखा हुआ है, इसके बट्टे में एक लिख सकते हैं, 0 के बट्टे में भी एक लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है, ये तो है ही। तो कौन सी अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 120 है और उसका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो हमारा एलसीएम का सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के गुणनफल में अगर एचसीएफ का भाग कर देते हैं, जैसे हमारा जो गुणनफल है वो कितना है 120 और 120 में 2 का भाग कर देते हैं, हमारा आंसर कितना आता है 60। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी 60, यानी ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 और 15 का लसैप है और मैसैप है। लसैप है मतलब होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, एलसीएम, और मैसैप है मतलब होता है एचसीएफ। कभी कभी ऐसा भी लिखा आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो 12 और 15 देखिएगा, 12 और 15 का क्या हो जाएगा, 12 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 3 और 15 के गुणनखंड होते हैं 3 × 5। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका पहले लिखना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना होता है, देखिएगा 2 × 2 3 और 5, तो कितना हो जाएगा इसका, आप एलसीएम निकाल के देखेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका आ जाएगा 4 16 और एचसीएफ निकालेंगे तो इसका देखो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है। तो 60 और 3 जिस ऑप्शन में है वो हमारा सही ऑप्शन होगा, 60 और 3 पहला ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यंकों का योग। योग का सूत्र क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहां पर देखिएगा a का मान क्या है, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, और -b तो यहां पर मान क्या है माइनस फॉर्मूले का, और b का मान जो x के साथ होता है -2 क्या होगा -2, और बट्टे a का मान क्या है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें 2 आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद क्या होते हैं, तो देखिएगा त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। तो जिन बहुपद की घात 1 होती है वो कहलाते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्धवार्षिक को भी इतना लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि अर्धवार्षिक से हमें खुद पता चलता है हमारी तैयारी कितनी है और अभी हमें और कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, यदि ये दिया हुआ हो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समीकरण निकाय के हल किस प्रकार के होंगे। इसके हल किस प्रकार के होंगे, अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल होते हैं। क्या हल होते हैं, अद्वितीय यानी यूनिक सॉल्यूशन। अगला दिया हुआ, यदि 2x + y = 6 है तो इसको संतुष्ट करने वाला समीकरण, यानी ये x का मान और ये y का मान, कौन सा मान रखेंगे बराबर में 6 आ जाए, बराबर में क्या आ जाए 6 आ जाए। तो एक एक मान को आप रख के देखो, यहां पर ये रख के देखते हैं। तो देखिएगा यहां पर अगर मैं x की जगह 1 रख दूं और y की जगह 2 रख दूं, तो 2 × 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ही होता है। आप रख के देखो, x की जगह 1 y की जगह 2, इसको रख के देखो, अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, x की जगह मैंने रख दिया 2 और इसकी जगह मैंने रख दिया 1, तो 2 को 2 से गुणा करो 4 और 1 5, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आंसर चेक करते हैं, 2 और 2 रख के देखते हैं, x की जगह 2 y की जगह 2 को 2 से गुणा किया 4 में 2 जोड़ा 6। हाँ, तो ये आंसर हमारा क्या है सही है।
तो इसको संतुष्ट करने वाला मतलब बराबर वो कौन से मान रखने पर ये बराबर में सही आंसर आ रहा है, तो हमें x और y का मान रख के देखना है। अगला दिया यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 है, मूल समान है, तो k का मान क्या होगा। यदि इसके मूल समान है तो मूल समान की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ b का मान क्या है k, यानी माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 और इंटू c का मान कितना है 4। तो k का स्क्वायर क्या होता है k स्क्वायर बराबर में क्या है 0। इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, ये k स्क्वायर माइनस 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4 कह दो या 4 कह दो, तो कौन सा आंसर आ रहा है सिर्फ 4, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, मूल कैसे है वास्तविक और समान, तो कौन सी कंडीशन लगती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 से माइनस 1 के बराबर। तो कौन सा आंसर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो इसके जो हल होते हैं वो कैसे होते हैं, मूल जो होते हैं उसके वो वास्तविक और समान होते हैं, ये कंडीशन हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 के मूलों की प्रकृति है, इसके मूलों की प्रकृति चेक करना है। तो यहां पर देखिएगा a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है माइनस 6 और c बराबर कितना है 3। हमारी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर रख के देखो, b का मान माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 की कितना होता है 24, 24 में से 36 गए तो कितने आएंगे हमारे आंसर 12, प्लस का 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये किससे है, ये 0 से बड़ा है। क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान या वास्तविक और भिन्न कह दो, तो कैसा है वास्तविक और असमान, कैसे होंगे वास्तविक और असमान। अगला दिया हुआ है एपी दिए -5 -1 3 7 का सार्वंतर कितना है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, पीछे वाले पद में से पहला पद घटा लो, कोई से में भी पीछे वाले -4 में से 5 घटा दो, तो कैसे घटाएंगे देखो, यहां इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ध्यान रखना पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाएंगे, -1 -5, तो -1 माइनस प्लस 5, 1 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और बड़ी संख्या के चिन्ह, तो 4 जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, प्लस का 4 बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना। सार्वंतर अपन निकालते हैं। अगला देखो यदि 2x और 26 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। देखिएगा कहीं पर भी आपको समांतर श्रेणी में बीच वाला पद आपको खाली दिया हुआ, बीच वाले पद का मान ज्ञात करना है, तो देखो हमें बहुत ही आसान से ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं, इसको और इसको, पहले पद को और तीसरे पद को जोड़ दो, बीच वाला पद ज्ञात करना है, उसके पहले वाला उसके बाद में वाला दोनों को जोड़ दो, यानी 2 + 26 और इसमें 2 का भाग कर दो, तो 26 और 2 कितने होते हैं 28/2, 28 में 2 का भाग करते हैं तो 14, तो जो आंसर 14 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। देखिएगा कभी भी कहीं भी समांतर श्रेणी में बीच वाला पद, कोई सा भी पद है, अगर 2 पद के बीच में पद ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14। अगला दिया हुआ है देखो -3 बिंदु -3 5 कौन से चतुर्थांश में होगा, कौन से चतुर्थांश में होगा। देखो इसमें सारे क्या होते हैं प्लस में, इसमें क्या होता है x माइनस में, ये प्लस में, इसमें दोनों ही माइनस में, और इसमें ये प्लस में और ये माइनस में। तो देखो पहला मान किसमें है, माइनस का, दूसरा प्लस का, तो पहला माइनस का दूसरा प्लस का, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से में होगा, दूसरे में, ये दूसरे चतुर्थांश में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है इसको। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है, दिया हुआ है निर्देशांक 4 3 में कोटि का मान क्या है। तो देखिएगा हमेशा पहला मान होता है भुज का, दूसरा मान होता है कोटि का, पहला मान भुज का, दूसरा कोटि का, तो कोटि का मान यहां पर कितना है 3। कोई भी निर्देशांक दिया हो पहला मान भुज का होता है, दूसरा मान कोटि का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु 4 8 की y अक्ष से दूरी। अब आपको यहां से ध्यान से समझना है, y अक्ष से दूरी पूछिए ना, तो y अक्ष से दूरी कौन सी होती है, जो x का मान होता है, और x अक्ष से दूरी कौन सी होती है, जो y का मान होता है, ठीक है। तो y अक्ष से दूरी कौन सी है, ये वाली, तो कितनी हो जाएगी 4। अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो y का मान होता है, x अक्ष से दूरी होती है वो y का मान, y अक्ष से दूरी होती है वो x का मान होता है, ठीक है, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है 4 3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। 4 3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है ना, देखो क्या तरीका है, जो आपको मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है कितने होते हैं 0 0, और जब इसकी 0 0 से दूरी निकालेंगे तो पहली संख्या का स्क्वायर
प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ये 16, 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो मूल बिंदु से दूरी इनकी कितनी आ जाएगी 5। दूरी वाला सूत्र आपको याद होगा, वो दूरी वाला सूत्र लगाना है। मूल बिंदु क्या होता है 0 0। अगला प्रश्न ही दिया हुआ है, देखो मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं। क्या होते हैं 0 0। अगला दिया हुआ है 2 sin 45 cos 45 का मान होगा। देखिएगा 2 sin 45 का मान होता है 1/√2, cos 45 का भी मान होता है 1/√2। अब देखिएगा ये 2 का 2 को 1 से ऊपर वाली संख्या की गुणा होती है इससे, तो ये आ गया 2। √2 को √2 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है 2, 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1। तो देखिएगा आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर आंसर हमारा सही है। उसके बाद दिया 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो यहां पे आप 9 कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1। अब 9 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9। तो सही आंसर क्या है 9। ध्यान रखिएगा हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, नहीं तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला यहां पे यूज हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ध्यान रखना अच्छे से प्रश्न। एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। जब आपको ये कह दे मीनार की छाया जो है, ये छाया और ये ऊंचाई इसकी बराबर है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा 45 डिग्री का कोण बनता है। जब छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं एक ही कंडीशन में, जब कोण क्या हो 45 डिग्री हो। सीधा सा याद रखना है, और ये प्रश्न आपके बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह का एक और प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई, छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई। तो इसको देखो 1/3 लिख लो, 1/3। tan के अंदर किसका मान होता है, tan के अंदर देखना है, tan 30 का मान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा tan 30। नहीं पता तो देखो ये क्या है, ये इसकी जो मान दिया ना वही रख लो। छड़ की लंबाई, छड़ ये है, इसको 1 मान लिया, ये √3। अब आप tan में सूत्र लगाओ, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी 1/√3। 1/√3 tan में किसमें मान होता है, tan का ही देखना है। tan का मान किसमें होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है। अगला दिया हुआ है एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर है 7 × 7, ये इससे कट जाएगा। 22 सतह कितना होता है 154, ये आ जाएगा आंसर 154। नेक्स्ट है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र तो अभी हमने देखा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगला है वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई का मान 22/7 × आर का मान 14, तो ये से 2 बार कट जाएगा। 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 88 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका परिधि आ जाएगा। 88 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी परिधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन हमें दिए रखा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 216। अब मैं 6 को इधर लेके जाऊं तो भुजा स्क्वायर बराबर 216/6। 216/6 मतलब 36। अब जब भुजा निकालेंगे तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे, स्क्वायर इधर जाएगा तो √ आ जाएगा 36। √ 36 का मान कितना होता है 6, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। अगला दिया, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। मान रख दो, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या की जगह 14 और ऊंचाई की जगह 8। तो ये 7 इससे 2 बार कट जाएगा, बाकी इनकी गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 दूनी 32 64। ठीक है, तो 64 में इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 704। आप गुणा करके देखो, सबको गुणा कर लो। देखो 4 को 2 को 22 से गुणा किया 44, 44 को 2 से गुणा किया 88, 88 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 8 64, 6 64 और 6 70। तो कितना आ जाएगा 704। देख लो 704, इसमें आंसर आ रहा है, तो ये सही होगा।
5 7 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इनका समांतर माध्य आपको दे रखा है 9, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन सबको सम करेंगे, यानी 5 + 7 + 9 + x बटे में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं बराबर 9। बराबर में 4 संख्याएं, बराबर में क्या रखना है आपको, 9। समांतर माध्य का सूत्र है ये, ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब इनको जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 9 कितने हो गए 21, ये हो गया 21 + x, और 4 को इधर ले जाएंगे तो 9 चौके 36, x बराबर निकालो, 9 चौके कितना हो गया 36 - 21, 36 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 1 5 15, कितना आ जाएगा 15। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न दिया हुआ है बटन 2 3 5 7 5 1 का माध्य क्या होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य पहले इसको बढ़ते क्रम में लिख लो। आप क्या करो, इसको बढ़ते क्रम में लिख लो। देखो यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लें। सबसे छोटा कौन सा, 1, 1 के बाद 2, फिर 3, देखो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो जो संख्या बीच में आएगी एकदम वो होगी। तो बीच में यहाँ पर कितनी संख्याएं आ रही है, 2 संख्याएं आ रही है। तो इन दोनों को जोड़ के दो, जब बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ो, 3 + 4 और 2 का भाग कर दो, 7/2। 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 3.5। देखो वैसे तो माध्य क्या होता है, बिल्कुल बीच वाली संख्या बढ़ते क्रम में लिख लो या घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बीच में आती है, अगर बीच में 2 संख्या आ रही है, देखो 1 नहीं आ रही, यहां पर 2 संख्या आ रही है, तो उन दोनों को जोड़ के क्या करना होता है, 2 का भाग करना होता है। इसके बाद में देखते हैं अगला जो सवाल है, बटन 1 3 2 5 9 का माध्य क्या होगा। समांतर माध्य, माध्य मतलब इनको जोड़ के इनका भाग कर दो। जोड़ के देखो क्या करना है, 1 + 3 + 2 + 5 + 9, और बट्टे में कितनी संख्या है 5 का भाग कर दो। 1 और 3 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 20, 20/5 का मतलब कितना हो गया 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, समांतर माध्य आपको निकालना आता है, जो जितनी संख्या आ रही है उनको जोड़ के और जितनी संख्या है उसका भाग कर दो। सभी संख्याओं को जोड़ के और कितनी संख्या है उसका भाग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक है। तो बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है। ऐसी संख्या लिखिए सबसे ज्यादा बार, देखो कौन सा आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार, 3 बार 4 आ रहा है, तो 4 क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो इसका बहुलक है। नेक्स्ट है, एक निश्चित प्रायिकता की निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, जिसका घटना निश्चित ही हो तो 1 हो जाएगी। प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1। एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, पासे में क्या होते हैं 1 2 3 6 तक होते हैं। विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या होती है उसकी 1 3 और 5। तो कुल संख्या ये कितनी होगी, 3 संख्याएं, 3/6, 3/6 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2। तो प्रायिकता 1/2 किसमें आ रही है, यानी एक पासे में विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2 होती है। और अंतिम सवाल देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। इसी तरह सवाल है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है और 5। तो ये भी कितना हो जाएगा 3/6। 3/6 का मतलब कितना हो गया, ये भी 1/2। कितना हो गया 1/2। तो ये हमारे क्या हो गए 1/2। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह के ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, जो आपकी अर्धवार्षिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, आपके लगभग जो चैप्टर है वो रिवाइज भी हो जाएंगे, फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, जिससे हमारे जो अर्धवार्षिक के अंदर परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी चाहते हैं इस तरह के और क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको दिए जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।